Today's topic is Bloom's taxonomy of educational objectives. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम्स द्वारा दी गई टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकरण। ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों के लिए क्या है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम हैज़ क्लासिफाइड द चेंजेस ऑफ बिहेवियर इन 3 कैटेगरीज और डोमेन्स। बेंजामिन एस ब्लूम ने बच्चों के बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, स्टूडेंट्स बिहेवियर चेंजेस को 3 कैटेगरीज या 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है, वर्गीकृत किया है। और इस वर्गीकरण को हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। 3 कैटेगरीज क्या हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव मीन्स भावात्मक पक्ष। एंड कोनेटिव या साइकोमोटर डोमेन, इट मीन्स मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। तो ये 3 पक्ष हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक, एंड कोनेटिव या साइकोमोटर जिसे हम क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। ये तीनों जो डोमेन्स हैं ये 3H से रिलेटेड हैं। 3H, अल्फ़ाबेट H के 3 हमने H लिए हुए हैं। फर्स्ट H इज़ हेड, दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स हेड से रिलेटेड, जो मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा H है हार्ट, मीन्स फीलिंग से रिलेटेड, भावनाओं से रिलेटेड, जिसे हम भावात्मक पक्ष कहते हैं। एंड थर्ड H इज़ हैंड, हैंड से रिलेटेड जो पक्ष है उसे हम कोनेटिव साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, जहाँ हम मस्कुलर, सारे जो भी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, जो स्किल हैं, उनको इस डोमेन के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं इसे 3H। द डेवलपमेंट, जैसे कि एजुकेशन का मेन एम है द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑल डेवलपमेंट जो है ऑल राउंड तब होगा पर्सनैलिटी का जब हम हेड, हार्ट एंड हैंड तीनों का डेवलपमेंट करेंगे। इसी को आधार मानते हुए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए B.S. ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी उसमें तीनों H को, हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों को यहाँ पर पूरा जो है इसको दिया गया। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन हायरार्की। हायरार्की मीन्स यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, एक क्रम है। तो यहाँ क्लासिफिकेशन जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव्स को हम एक पर्टिकुलर क्रम या ऑर्डर में रखते हैं, जिसे हायरार्की कहा जाता है, जिसे आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले सकते हैं। ईच डोमेन कंसिस्ट ऑफ 6 एरियाज और सब पॉइंट्स इन हायरार्किकल मैनर। हर डोमेन के अंतर्गत 6 एस्पेक्ट्स को, 6 एरियाज़ को कवर किया गया है, जिन्हें हम सब पॉइंट्स भी कह सकते हैं या एरियाज़ कह सकते हैं। और ये सभी जो एरिया हैं या सब पॉइंट्स हैं ये हायरार्किकल मैनर में अरेंज्ड हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव एस्पेक्ट। अब कॉग्निटिव एस्पेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से एरियाज़ हैं वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। कॉग्निटिव एस्पेक्ट के लिए जो 6 एरियाज़ हैं वो B.S. ब्लूम ने 1956 में ये पिरामिड के फॉर्म में इन्होंने दिया। यहाँ आप एक एरो देख रहे हैं पिरामिड के साथ वर्टिकल। तो वर्टिकल एरो ये शो कर रहा है कि ये जो एरियाज़ हैं, जो स्टेप्स यहाँ दिख रहे हैं, ये हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप यहाँ पर मूव करेंगे। मीन्स हायरार्किकल ऑर्डर जो है वो बॉटम टू टॉप हायर ऑर्डर्स जो हैं वो कंसिस्ट होंगे। इट मीन्स जो फर्स्ट एरिया यहाँ हमें बेस लाइन पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ नॉलेज। मीन्स नॉलेज इज़ द बेसिक स्टेप और बेसिक एरिया ऑफ कॉग्निटिव डोमेन।
मीन्स संज्ञानात्मक पक्ष का जो सबसे मूलभूत क्षेत्र है डेवलपमेंट का, ऑब्जेक्टिव्स का, उसे हम ज्ञान या नॉलेज के रूप में देखते हैं। ये सबसे पहले ये आएगा। जब भी आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के समय सबसे पहले हम लोग नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों में। नॉलेज के बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ। तो ज्ञान के बाद बच्चों के अंदर अवबोध होगा, समझ डेवलप होगी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। जब समझ डेवलप होगी तब वो उस नॉलेज का उपयोग अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, तो ये अनुप्रयोग पार्ट आ जाएगा। देन एनालिसिस, इस लेवल तक पहुंचने के बाद बच्चा उस नॉलेज को एनालाइज करेगा एंड सिंथेसिस करेगा फिर, और सिंथेसिस करने के बाद इवेल्युएट करना सीख सकेगा। जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझाया है उसे वो नॉलेज ग्रहण करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन होगा यानी समझ डेवलप होगी, फिर उस नॉलेज का यूज़ करेंगे, उसको नॉलेज के द्वारा फिर वो एनालिसिस कर पाएंगे समस्याओं का, और फिर सिंथेसिस करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। सो नॉलेज इज़ द बेसिक स्टेप और बेसिक एरिया, फंडामेंटल एरिया ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसके बाद के जितने भी टर्म्स हैं, जो 5 टर्म्स हैं, वो हायरार्किकल ऑर्डर में नॉलेज से अपर लेवल पर आते हैं। तो नॉलेज से लेकर इवेल्युएशन तक जो 6 स्टेप्स हैं, ये 6 जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही चलेंगे, एक हायरार्की में चलेंगे कि सबसे पहले नॉलेज का डेवलपमेंट होगा, देन कॉम्प्रीहेंशन डेवलप होगा, देन एप्लीकेशन होगा, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये स्टैंडर्ड बच्चों में लास्ट में जाके डेवलप होंगे। नाउ सेकंड वन इज़ अफेक्टिव एस्पेक्ट। अफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए जो पिरामिड है हायरार्किकल मैनर में, वो क्रेथवाल ने 1964 में दिया। यहाँ भी हायरार्की में फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमें मूव करना है, एंड जो स्टेप्स हैं वो फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग। अफेक्टिव डोमेन या भावनात्मक पक्ष का जो पहला पद है उद्देश्य का, वो है रिसीविंग। सबसे पहले बच्चा किसी भी ज्ञान को रिसीव करेगा, उसका अनुग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। देन रिस्पॉन्डिंग, जो भी आपने बोला है उसके प्रति वो अपनी अनुक्रिया देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। देन वैल्यूइंग, उसके महत्व को समझेंगे। फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग के अंदर निर्मित होगा, उसको कॉन्सेप्ट मैप की तरह वो उसको ब्रेन में सहेजेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉलेज है उसको वो ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। देन करेक्टराइजेशन, उसके बाद वो उस चीज़ को करेक्टराइज यानी चारित्रीकरण उस चीज़ का कर पाएंगे कि ये चीज़ जो है वो गुड है, बैड है, कैसा वर्क किया गया। जैसे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो उस सब्जेक्ट में जो वर्क हुआ है, जो कंट्रीब्यूशन है उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट का, वो कंट्रीब्यूशन पहले उन्होंने रिसीव किया नॉलेज, फिर उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया, उसको उन्होंने फिर उसके इम्पोर्टेंस को समझा, फिर उसका जो नॉलेज था उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में अपने हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज किया। देन वो उसे फिर करेक्टराइज कर पाएंगे कि दैट इज़ गुड वर्क और नॉट। ये करेक्टराइजेशन डेवलप होगा। द नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव और साइकोमोटर एस्पेक्ट, जिसे हम क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। इसे सिम्पसन ने 1969 में इस पिरामिड के फॉर्म में इन्होंने दिया है। यहाँ भी हायरार्की फ्रॉम बॉटम टू टॉप रहेगा। 6 एस्पेक्ट्स हैं इसमें भी। फर्स्ट वन इज़ इम्पल्सन, जैसे कि हमने कहा कि ये जो पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मेनली हैंड की बात हम करें तो हाथ से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं, स्किलफुल जो भी वर्क है, आर्टफुल जो वर्क है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ स्किल की आवश्यकता होती है या मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, वो इस पक्ष में आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है इम्पल्सन। इम्पल्सन के बाद मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स जो भी है चीज़ उसको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ चेंज उसमें कर सकते हैं। फिर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना।
देन कोऑर्डिनेशन, उसके चीज़ के साथ में हमें जो है वो कोऑर्डिनेशन जमाना कि किस प्रकार से आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। देन नेचुरलाइजेशन, फिर जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो अभी तो कोऑर्डिनेट ही कर रहे थे, कोऑर्डिनेट करने के बाद वो चीज़ वो इंटरनलाइज कर लेंगे और वो उनकी जो है वो नेचुरल वे में उस कार्य को कर पाएंगे। पहला जो पॉइंट है इम्पल्सन मीन्स जैसा जिसने सिखाया है उस हिसाब से वो फोर्सफुली उस चीज़ को कर पा रहे हैं सिर्फ। देन मैनिपुलेशन मीन्स जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज वहाँ पर कर पाएगा। आपने गाड़ी चलाना सिखाया कि बेटा ऐसे यहाँ से ब्रेक लगता है, इस बटन से स्टार्ट होगा और इससे यहाँ से एक्सीलेटर देना है, यहाँ से ब्रेक लगाना है। तो फर्स्ट चीज़ जो इम्पल्सन में है वहाँ जितना आपने बताया है उतना ही बच्चों को पता है, पर ब्रेक कब लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, ये चीज़ अब जब वो जब रियल कंडीशन में यदि बच्चा जो है वो सड़क पर गाड़ी लेकर जाता है तो मैनिपुलेशन मीन्स कहाँ उसे क्या चीज़ करनी है, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना ब्रेक लगाना है, कब लगाना है, वो करें। देन कंट्रोलिंग, उसका बैलेंसिंग कितना करना है, आपको हैंडल जो है कैसे सीधा रहे, आपको टर्न करना है तो उस टाइम पे कैसे कंट्रोल करना, वो चीज़ वहाँ पर आएगी। देन कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ में उसने फिर जो है आप जैसा जैसा सिखाते जा रहे हैं जिस स्टेप पर उस हिसाब से बच्चे ने पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया है और गाड़ी चलाना अब वो सीख रहा है। देन नेचुरलाइजेशन, जब वो बगैर किसी सपोर्ट के गाड़ी को चलाना सीख जाता है और उसके बाद आएगा कि जब वो हैबिट में आ गए उस चीज़ के लिए किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ वो रूटीन वर्क में जब वो शामिल हो जाएगा कि गाड़ी चला रहा है उसमें किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, कब ब्रेक लगाना, कब हमें हॉर्न बजाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कहाँ क्या करना है, कैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे बैलेंसिंग करना है, ये जब हैबिट में चीज़ आ जाएगी ये लास्ट स्टेप होगा। इसी प्रकार से हम लोग ड्रामा की बात करें, डांस बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे पहले कि बेटा ऐसा हाथ, पहले आपको ही बच्चे को जो है आपके हाथ को मोड़ के बताना पड़ेगा कि ऐसे मोड़ना है, या आप खुद अपना करके बताएंगे, या पैर कैसे रखना है, कहाँ रखना है, वो चीज़ हम लोग पहले बताते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करता है कि हाँ इधर ऐसा करना, ऐसा अपने हिसाब से फिर वो चेंज करेगा। फिर किस बीट पर किस प्रकार से उसे मूव करना है, वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करना वो सीख पाएगा कि इतना ही हमको झुकना है तो कितना झुकना है, किस तरफ झुकना है, वो आ जाएगा एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होगा। फिर उसे पूरे गाने में किस स्टेप पर कहाँ पर क्या करना है वो सीख जाएगा एंड धीरे धीरे उसे किसी भी गाने में अलग से आपको स्टेप बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ही डांस करना सीख जाता है। तो किसी भी स्किल की, किसी भी आर्ट की बात हम करें तो इस हिसाब से स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होते हैं। जितने भी मस्कुलर मूवमेंट हैं, आप स्विमिंग हो, राइडिंग हो, बाइकिंग है, या बच्चा मेहंदी बनाता है, रंगोली बनाता है, कुछ भी काम करते हैं आप, स्किलफुल जो भी आर्ट है उसके अंतर्गत ये चीज़ें, ये एस्पेक्ट जो है वो उनको कवर करता है, इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट, क्या एक्शन वर्ब्स हैं इन तीनों डोमेन्स के लिए, कि कहाँ हमें पता चलेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो एक्शन वर्ब्स फॉर कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए जो एक्शन वर्ब्स हैं वो आप देखें। नॉलेज लेवल के लिए यहाँ डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लिस्ट, मैच, मेज़र, सिलेक्ट एंड स्टेट। कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर क्लासीफाई, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, ट्रांसलेट, साइटिंग एग्जाम्पल्स। ये एक्टिविटी यदि बच्चा कर रहा है इट मीन्स उसमें कॉम्प्रिहेंशन आ गया। देन यदि बच्चा अप्लाई कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, नॉलेज को यूज़ करके कुछ कंप्यूट करता है, सॉल्व करता है, प्रिडिक्ट करता है, देन वी कैन से ही और शी इज़ अप्लाइंग द नॉलेज। एप्लीकेशन लेवल है यहाँ पर। एनालिसिस कब हमें शो होगा, जब वो एनालाइज करेगा, किन्हीं चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, किन्हीं दो चीज़ों में कंपेयर कर पाएगा या रिलेट कर पाएगा। सिंथेसिस में अरेंज करना, कंपाइल करना, कंपोज करना, कंस्ट्रक्ट, डिवाइस, डिज़ाइन, रीऑर्गेनाइज, समराइज एंड सिंथेसाइज, ये एक्शन वर्ब्स हैं जिससे कि सिंथेसिस लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इवेल्युएशन,
यदि बच्चे जो हैं वो अप्रेस कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को, किसी प्रोसेस को, असेसमेंट कर पा रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, इंटरप्रेट, कंपेयर, क्रिटिसाइज, जस्टिफाई या वेरीफाई कर पा रहे हैं, देन वी कैन से दैट he or she is doing evaluation level or he or she at evaluation level of cognitive domain। ये 6 आस्पेक्ट्स के लिए हमारे एक्शन वर्ब्स हैं कॉग्निटिव डोमेन में। देन अफेक्टिव डोमेन के क्या एक्शन वर्ब्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट लेवल था रिसीविंग में एक्सेप्ट, बिवेयर, अटेंड, चूज, डिस्क्राइब, फॉलो, लिसन, गिव नेम एंड लोकेट, सिलेक्ट और रिप्लाई। Then responding, answer, assess, discuss, do help, perform, practice, read, recite, report, select, talk, watch and write। ये एक्शन वर्ब्स हैं जब हम ये जिनके द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारी चीज़ों के प्रति। देन एक्सेप्ट, आर्गू, कंप्लीट, कमिट, डू, फॉलो, एक्सप्लेन, इनिशिएट, ज्वाइन, प्रपोज, रिपोर्ट, स्टडी, वर्क, राइट एंड डिफ्रेंशिएट। इन एक्शन वर्ब के द्वारा आप वैल्यूइंग को चेक कर सकते हैं, वैल्यूइंग लेवल को। ऑर्गेनाइजिंग, हम कब कहेंगे कि ही इज़ एट ऑर्गेनाइजिंग लेवल? यदि बच्चा एडेयर कर रहा है, आल्टर कर रहा है, आर्ग्यू कर पा रहा है, कुछ चेंज कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ऑर्गेनाइज, रिलेट, कंबाइन, एक्सप्लेन और इंटीग्रेट कर रहा है। देन एंड करेक्टराइजिंग, एक्ट, कन्फर्म, डिस्प्ले, प्रपोज, क्वेश्चन, रिफ्यूट, सॉल्व, इन्फ्लुएंस, परफॉर्म, प्रैक्टिस, वेरीफाई एंड सर्व। इन केसेस में यदि बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, देन अगर ये एक्शन वर्ब शो हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें अफेक्टिव डोमेन का कैरेक्टराइजेशन लेवल अचीव हो गया है। लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन। इसके एक्शन वर्ब्स क्या हैं वो देखें। सबसे पहला जो लेवल होता है साइकोमोटर में, जो इम्पल्सन हमने कहा था, इम्पल्सन में रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं। इम्पल्सन हमेशा रिफ्लेक्स मूवमेंट पर रिलेटेड होता है, जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है कि किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए, उससे बचने के लिए, या जो हमारे नेचुरल एक्शंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं कि बाइट, हार्डन, लूज, स्मॉल, रिलैक्स करना, स्ट्रेच करना, ये इसमें आएंगे। देन बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, जो मैनिपुलेशन वाला पार्ट था वहाँ बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आते हैं, जैसे बी फॉल, बिगिन, क्रीप, ड्रिंक, होल्ड, नील, रन और वॉक। देन कंट्रोल में फिज़िकल एबिलिटीज़ आती हैं। कंट्रोल जो हमने देखा था वहाँ पे थर्ड लेवल, वहाँ फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं कि बियर, बिगिन, बैंड, कंडक्ट, इंक्रीज, लीन, रिफॉर्म एंड स्टॉप। देन परसेप्चुअल एबिलिटीज़ जहाँ कोऑर्डिनेशन मीन्स बैलेंस बनाना, बैंड करना, कैच करना, डिस्कवर, एक्सप्लोर, मेमोरी, थ्रो और राइट, ये इसमें परसेप्चुअल एबिलिटीज़ आएंगी। इसके बाद जो वहाँ लेवल हमने देखा था वो कोऑर्डिनेशन के बाद बच्चा क्या कर रहा था, ये आप देखें ज़रा ध्यान से कि उस लेवल में हमने क्या देखा था। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन के बाद नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के अंतर्गत यहाँ पर क्या चीज़ें हम ले रहे हैं, स्किल्ड मूवमेंट्स मीन्स डांस, डिग, डाइव, ड्राइवर, जो भी स्किल हम सिखा रहे हैं वो स्किल यहाँ पर बच्चा स्किल मूवमेंट कर सकेगा। इसके बाद आता है नेचुरलाइजेशन के बाद हैबिट फॉर्मेशन, जब उस चीज़ को बच्चे ने अपने हैबिट में ले लिया। देन नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, इसमें मिमिक करना, पोज करना, स्केच और टीज करना, ये एक्शन वर्ब्स यहाँ पर आएंगे। दैट्स ऑल अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू।